नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड, जो एक नया बजट के अंदर आया है 2021 वाले बजट में। उस पर चर्चा करेंगे। मिडिल क्लास के पास ऑप्शंस क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, और एंड में एचआरए के ऊपर मैं थोड़ा बताऊंगा। तो आते हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों का कि ये 2.5 लाख से ऊपर इसमें क्या टैक्स लगेगा, क्या होगा। इस पे मैंने अपने एक आर्टिकल तो लिख के अपने ग्रुप्स पे डाल दिया है। जो लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो जिनको उस पर डिटेल समझनी है वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि जी लार्जर पिक्चर क्या है। बहुत ज़्यादा लोग उस चिंदी वाली चीज़ में घुसे हुए हैं, 5,000, 10,000, 20,000 का कुछ टैक्स लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बहुत डिस्कशन हो रही है। पर वो बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मोटा गणित, मोटा पैसा, कि भी सरकार कर क्या रही है। मोदी जी जो भी करते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से करते हैं, बता के करते हैं, और फिर बाद में बताते भी हैं कि भी मैंने बताया था, तुमने समझा क्यों नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर खुद खुल के बताते हैं। तो जो समझदार लोग हैं उनको इशारा समझना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हो ये रहा है, सरकार कंट्री को लो इंटरेस्ट रेट रजीम में ले जा रही है धीरे धीरे। अब उसमें किसी को मजा आएगा, किसी को नहीं आएगा। मैंने टॉपिक किया था पहले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की डेफिनेशन वाला, तो आप जिन्हें नहीं देखा वो उसको जरूर देखना। मैं उसमें भी बताया था कि जी मिडिल क्लास को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, नीचे वाले लोग कैचअप कर रहे हैं। बिकॉज अगर घर का एक मुखिया है, प्रधानमंत्री, उसको घर के नीचे वाले लोगों को ऊपर लाना है, उसमें ऊपर वालों को यस मजा नहीं आता। बिकॉज अब वो जो डिफरेंस है वो नीचे से कम होता जा रहा है, एंड ये जो बिजनेस एज यूजुअल था वो इन लोगों के लिए नहीं है। अगर ये अपना इमेजिनेशन यूज करेंगे तो यस दे विल डू वेल। मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस इसी टेम्पलेट को लेके चले हैं। जो मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी प्लेलिस्ट में जाइए एंड मेरे बाकी वीडियोस भी देखना। मैं यही टेम्पलेट लेके चल रहा हूं कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये कैसे प्ले आउट करेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। वो टैक्स और उस छोटी चीज को भूल जाते हैं। बिगर पिक्चर ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, और क्यों कम करने पड़ रहे हैं, बिकॉज बैंक्स को बोला जा रहा है कि आप कम इंटरेस्ट रेट करें और लोगों को लोन दें। अब बैंक्स बोलते हैं कि अगर सरकार का ही इंटरेस्ट, जो सरकार इंटरेस्ट दे रही है लोगों को, वो ज्यादा रहेगा तो बैंकों के पास पैसा कौन डालेगा। क्योंकि अगर सरकार के पास मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है पब्लिक को, तो वो जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उन्हीं में पैसा डालेंगी, तो बैंक्स कैसे चलेंगे। बैंक्स का बेसिक मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि आपसे ब्याज लिया उसने, सॉरी आपको ब्याज दिया 5% और आपको 7% पे दे दी चीज। तो अगर वो आपको कहीं गवर्नमेंट में ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो कहां से लोन देगा। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे, अगर आप देखो पिछले 3-4 साल से ट्रेंड नीचे है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, एग्जेम्प्ट 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 से एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्स की तरफ जा रहे हैं हम। अभी 2 इनकम टैक्स रजीम्स चल रही हैं कि जो डायरेक्ट बच्चे नए वाले आते हैं वो सीधा कैलकुलेट टैक्स दबाएंगे। वो उनको कुछ रिबेट शिबेट के चक्कर में डलना ही नहीं है। 80C, 80D, सेक्शन 24B, इनकम टैक्स रिबेट ऑन हाउस लोन, ये वो के चक्कर में नहीं डलना। सीधा अपना डालो, बताओ। बिकॉज वो बच्चे कहते हैं कि मुझे नौकरी का ही नहीं पता, 3 साल तक मैं उसमें अपना पैसा फंसा दिया इनकम टैक्स बचाने वाले में, मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। कोविड में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। वो कहता भाई मैं तो टैक्स 15% के हिसाब से दे दूंगा, 10-20 हजार का फायदा नुकसान मुझे नहीं देखना। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे वहां जा रही है, कब पूरा यहां चली जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जैसे जैसे वो कहते हैं ना, स्लोली बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम जो होता है कि भी फ्रॉग को डाल दो पानी में और धीरे धीरे पानी एकदम गर्म करते रहो, बहुत बहुत धीरे गर्म करते रहो, तो फ्रॉग कंफर्टेबल होता जाता है। हम लोग इसी डिस्कशन में बह जाएंगे। लार्जर पिक्चर जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो दिख रहा है। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि सीनियर सिटीजन सफर करेंगे, तो आपको ये देखना है इंडिया में सीनियर सिटीजन कितने और यंगस्टर्स कितने हैं जिनको स्टार्टअप्स करने हैं, लोन लेने और आगे बढ़ना ही नहीं। सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं ये लोग। तो कंट्री को पूरी वर्ल्ड माइनस रेट्स पे जा चुकी है, 0 रेट्स पे जा चुकी है, 1% 2% पे खेल रही है पूरी वर्ल्ड। तो इंडिया अब 8-9% 10% पे नहीं खेल सकता। तो इंडिया विल ऑल्सो कम डाउन टूवर्ड्स 5%। अब आपके पास, आप लोगों को अब ये देखना है कि ऑप्शंस इसमें क्या क्या है।
थोड़ा टैक्स को समझना है अब आपको। अगर जो आदमी टैक्स को समझ लेगा, आगे नज किस तरफ आ रहा है आप वो देखो। आप एक गाड़ी खरीदते हो 17 लाख की, आप एक सरकारी कर्मचारी हो या आप एक कॉरपोरेट के कर्मचारी हो, तो आप एक कुछ खरीदते हो, उसके अंदर 17 लाख की गाड़ी खरीदी, तो क्या ये गाड़ी 17 लाख की है? आपको ये 17 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपया कमाना है, क्योंकि उसमें से बाकी टैक्स कट के इतना बचेगा। तो 25 लाख आपने कमाया और उसमें से टैक्स दिया तो इतना बचा, इससे पूरी गाड़ी आई। इस गाड़ी के ऊपर भी जीएसटी, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, सारे टैक्स, और जो बेच रहा है आपको वो भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। तो मोटा मोटा 12 लाख रुपए का माल मिल रहा है आपको। 25 लाख रुपए कमा के 12 लाख रुपए का माल मिल रहा है, ये याद रखना जब भी अगली बार खर्चा करो। जब भी अगली बार 100 रुपए की चीज लो तो समझना उसके लिए आपने तकरीबन 140 रुपया कमाना है, तब वो चीज 100 रुपए की नहीं दिखेगी, वो 140 की दिखेगी। और वो 100 रुपए में भी जब इनबिल्ट टैक्स देखोगे तो वो चीज 70 की होगी। ये मोटा मोटा गणित है। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए और क्या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये एक टैक्स का मन में सोचने के लिए है। एंड इसमें जो एंटरप्रेन्योर होगा, स्टार्टअप वाला होगा, उसको देखो कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं सबको। वो अपना पहले कमाते हैं, फिर सारा खर्चा पानी दिखाते हैं, जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। सैलरीड क्लास जो है वो कमाती है और टैक्स वहीं कट जाता है, उसका एम्प्लॉयर ही काटता है और फिर बचता है। जो बचता है उस पर वो जो भी खाता पीता करता खर्चा पानी, उस पर फिर टैक्स देता है। फिर उस पर सेविंग्स करता है, उस पर अगेन टैक्स इनबिल्ट है। तो सरकार कह रही है भाई मत करो नौकरी, नहीं पसंद ना आपको ये सिस्टम, भाई सरकार तो फेयर है ना, आपको बोल रही है कि भाई जो आपको करना है आप मेक इन इंडिया करिए, आप स्किल इंडिया करिए, आप अपना काम धंधे करिए, उसमें सब क्लियर है, बजट में बता रखा है ना, ये इंसेंटिव्स हैं, ये ऐसे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, कहीं घर नहीं जाऊंगा मैं और मेरे को बस यहीं मजे आते रहे, ऐसे नहीं होगा जी। तो इट इज नो लॉन्गर इन कंफर्ट जोन आप रहोगे। इस पे कितना भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिस्कशन कर लो, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। जो हो रहा है वो होना है। मेरे हिसाब से मैं भी अफेक्टेड पार्टी ही हूं, मैं कोई ऐसा ऊपर से दूसरे देश से नहीं आया, ठीक है, मैं भी अफेक्टेड हूं। पर हम जो चीज हो रही है देश के भले के लिए हो रही है, इनएविटेबल है, उसको कब तक रोकेंगे? हमारे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डाला जा रहा है मेरे हिसाब से। मैं बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेसिक चीज ये बता रहा हूं कि कोई जो हो रहा है उसमें आप देखो कि कैसे आप फायदा उठा सकते हो, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो मैं इस पे 2 ऑप्शंस की चर्चा करूंगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जैसे बात करूंगा, ये एक बैंक है, 2 ऑप्शन है सब लोगों के लिए जो फिलहाल, और जो अगले 6-8 महीने के लिए, उसके बाद फिर गेम चेंज हो रहा है, क्योंकि इतनी डायनेमिक सिचुएशन है, नए लॉज आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, फिर मार्केट, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, कोविड, बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। तो जो ये वीडियो 2 साल बाद देखेंगे तो पता नहीं कितना एप्लीकेबल होगा। तो आज के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो बहुत सरल, अगर आप देखें, ये एक बैंक है, इस बैंक में पिताजी एफडी कर रहे हैं 5% की, इसी बैंक से बेटा जी बेटी जी लोन ले रहे हैं 7% का। तो कहां की समझदारी है जी? 5% पिताजी को मिल रहा है, वो पिताजी इनको भी तो दे सकते हैं डायरेक्ट। बच्चों पे विश्वास नहीं, बैंक पे ज्यादा विश्वास है, ठीक है। बैंक को जब आप एफडी के लिए पैसा देते हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी देते हो, बैंक आपको कुछ नहीं देता है, सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, ये आपका खेलो। और जब बैंक आपको देता है ना लोन, तो प्रॉपर्टी गिरवी रख लेता है, खानदान की सारी हिस्ट्री ले लेता है, जॉइंट लोन दो, यहां साइन करो, इतना पोथा साइन कराता है बैंक, 50 जगह सिग्नेचर कराता है। तो आपको अब ये देखना है कि मतलब बैंकों में करना है या पैसे हैं तो आपस में फ्रेंडली लोन्स दिए लिए जा सकते हैं, क्यों नहीं दिए लिए जा सकते? आप अपने फादर को होम लोन का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और उस पे प्रॉपरली चेक के थ्रू एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, इस सलाह को वेरीफाई कर लेना, ठीक है, कि कहां तक सही है, वो मेरा डिस्क्लेमर है। तो एक ये है। दूसरा ऑप्शंस मैं बताऊंगा जो मेरे को अभी के लिए समझ में आ रहा है, वो मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा, एफडी वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, ठीक है। आपको देखना भी ट्रेंड क्या चल रहा है जो लेटेस्ट, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, आप अपने 5-6 शेयर्स के प्राइजेस देख लीजिए पिछले 6-8 महीने में कहाँ गए हैं। एचडीएफसी जो लोन देता है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट की कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टी जो एक रियल एस्टेट का प्लेयर है, सेरा सैनिटरी वेयर
जो एक अगेन रियल एस्टेट का प्लेयर है, और एशियन पेंट्स जो पेंट वगैरह अपना करते हैं, इनके प्राइजेस देखो 10-12 महीने में कितने कितने बढ़े हैं। ये सारे के सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं। बहुत मामला यहाँ पे अच्छा चल रहा है। पहले ये इनके प्राइजेस बढ़ क्यों रहे हैं, प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है। बन क्यों रहा है, क्योंकि कोई कंजम्पशन हो रही है, कोई रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसमें कंपेयर करूंगा 3 तरीके से, एफडी वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग। मैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग और एफडी का हम डिफरेंस करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग में 20 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है, और एक एफडी लेके चलेंगे 20 लाख की। 20 लाख की एफडी में क्या है जी, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, तो एफडी ग्रो नहीं कर रही, और एफडी को ग्रो करा रहे हो तो आप ब्याज नहीं ले रहे, दोनों काम नहीं हो रहे। ऐसे नहीं हो सकता कि 20 लाख की एफडी 5% पे हो रखी है तो आपको 1 लाख ब्याज भी दे रही है और आप वो ब्याज खा रहे हो और वो 21 लाख भी हो रहे हैं। या तो एफडी वो पैसा 21 लाख हो रहा है साल के एंड में, या फिर आप वो 1 लाख ले रहे हो, दोनों काम नहीं हो रहे। प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो दोनों काम होंगे, रेंट भी मिलेगा और प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड ये प्ले आउट करती है। और अफोर्डेबल हाउसिंग में जैसे आपको 3.5 साल में पैसा देना है, एक बार में पैसा भी नहीं देना, तो उसके भी रेंटल रिटर्न्स अच्छे आते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी एंड वर्सेस पीएफ, ये मैंने एक पीडीएफ पे कैलकुलेशन किया है। जिन लोगों को देखना है वो पढ़ना है, उसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन रियल एग्जांपल्स के साथ हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो ये भी एक स्टोरी है जो प्ले आउट कर रही है। 6 महीने बाद फिर कोई स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी। बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। व्हाट वर्क्स टुडे विल नॉट वर्क आफ्टर 1 ईयर। तो इस पे ही आते हैं। दूसरी चीज क्या, एफडी पे जितना भी ब्याज आएगा सारा टैक्सेबल है। तो आपने अगर 1 लाख रुपया ब्याज आया आपका तो सारा टैक्सेबल है। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर 1 लाख रेंट आया तो गवर्नमेंट 30% का रिबेट देती है, केवल 70% पे ही टैक्स का कैलकुलेशन होता है। ये आप लोगों को उसमें देखना है। तीसरी चीज ये है कि एफडी से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ती, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर अपनी पूंजी को बढ़ाना है तो आप उसमें से ब्याज नहीं खाएंगे। ब्याज खाएंगे तो पूंजी नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें एप्रिसिएशन है, इनहेरिटेंस वैल्यू है, और फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन होने के डर नहीं है। क्योंकि मैंने सीनियर सिटीजन्स को अपनी कंसल्टेंसी में देखा है बेइंतहा एफडी, म्यूचुअल फंड और एसेट्स बनाते हुए। जब आप 74, 75, 80 साल के होने वाले हो जाते हैं तब इतने फाइनेंशियल एसेट्स, इतना सब कुछ बना के वो भी चीज़ें सेफ नहीं रहती। तो ये एक चीज़ है। और एक ऑप्शन के बारे में ये बोलूँगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आप लोग दुनिया करना चाहती है एक पर्टिकुलर एज में, मेरा मानना है आपका टारगेट होना चाहिए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का और उसको इम्प्रूव करने का, कि भी लाइफ में कभी झाड़ू पोछा बर्तन ना करना पड़े, बुढ़ापे में ड्राइवर भी रख सकें, कोई आदमी मालिश वाला रखना पड़ जाए वो रखना पड़ जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कोई अटेंडेंट भी रखना पड़ सकता है। ये सब खर्चे हैं, क्योंकि आप कितने भी ईसीएचएस वगैरह से कवर्ड हों, सीजीएसएस वगैरह इन सब स्कीम से कवर्ड हों, आपको अटेंडेंट के पैसे नहीं मिलते हैं बुढ़ापे में, आपको इलाज के मिलते हैं। जिसकी नी रिप्लेसमेंट होगी, हार्ट में स्टेंट डल गया, वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी एक अटेंडेंट टाइप किसी को चाहिए, जीरार्टिक केयर बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा। आपको एसेट्स रखने चाहिए और वो बच्चों को संभालने के लिए दे देने चाहिए। बच्चों को उसमें से 10-20% कट भी दे देना चाहिए, भाई तुम रख लेना, तुम संभाल रहे हो, बाकी मेरा जमा करा देना। ये ऑप्शंस हैं अब मिडिल क्लास के लिए। एसेट्स अब बन सकते हैं बिकॉज रेंटल यील्ड और इंटरेस्ट रेट्स का गैप ऑलमोस्ट जीरो होता जा रहा है फॉर वेरी स्मॉल प्रॉपर्टीज। 1 CR 2 CR की प्रॉपर्टीज में तो अब भी गैप है, लेकिन जो बहुत छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनमें गैप बहुत छोटा होता जा रहा है। और एंड में मैं बताऊंगा अब एचआरए के बारे में, इसमें भी मेरे को बहुत क्वेरीज आ रही थी। एचआरए का मैं बताना चाहूंगा जी, अगर आपकी 1 लाख रुपए बेसिक पे है, बड़े शहर का 24% एचआरए होता है, बीच वाले शहर का 16, छोटे शहर का 8, तो बड़े शहर का लेके चलते हैं एग्जाम्पल। तो 24% एचआरए में 1 लाख बेसिक में आपको एचआरए कितना मिलेगा, 24,000 रुपया मिलेगा। अब इस पे आप अगर रेंट दे रहे हैं और आपको रेंट स्लिप्स जमा करानी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट को, तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं 24,000 रुपये रेंट पे रह रहा हूँ और 24 मुझे मिल रहा है तो फिर मेरे को कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वो गलत है। वॉट रूल पोजिशन इज कि आपकी 10% बेसिक सैलरी से कितना ज्यादा आप रेंट पे कर रहे हैं उतना पोर्शन ही टैक्स एग्जम्प्ट है। तो इस एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं। 24,000 रुपये आपको एचआरए मिल रहा है 24% पे 1 लाख पे, तो 10% ऑफ 1 लाख बेसिक सैलरी होता है आपका 10,000। तो अगर आप
24,000 रुपये ही रेंट दे रहे हैं और स्लिप दे रहे हैं रेंट की रेसिप्ट, तो आपका केवल 14,000 रुपया ही ज़्यादा है। तो 14,000 रुपया ही आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। उस 24,000 में से 10,000 पे आपको टैक्स लगेगा। 30% वाली सेगमेंट पे 3,000 रुपये जाएगा और उस पर सेस मिला के वो बढ़ जाएगा। अगर ज़ीरो टैक्स होगा, लायबिलिटी होगी अगर आप 10% से 24,000 ज़्यादा पे अगर आप रेंट लेंगे, तो वो होगा 34,000 रुपया। आई होप ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस पे बहुत कन्फ्यूजन है। ये कैसा लगा आपको टॉपिक, आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। ठीक लगा लोगों से शेयर करिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।